अद्य धरा निराधरा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगते। आज भोजराज के दिवंगत हो जाने से धारा नगरी निराधार हो गई है, सरस्वती बिना आलंब के हो गई है और सभी पंडित खंडित हो गए हैं। ये कहावत कही गई है परमार राजा भोज के बारे में कि जब परमार राजा भोज है वो दिवंगत हो गए तो लोगों की और धरती की क्या दशा हुई थी, उनके बारे में ये कहा जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं मालवा के परमार राजा भोज के बारे में। ठीक है, मालवा के परमार राजा भोज अपने आप को इतिहास में एक यशस्वी शासक के रूप में दर्ज कराने में कामयाब हुए हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि मालवा के प्रमुख जो शासक थे उनमें मुंज परमार थे, सिंधुराज थे और भोज परमार थे। भोज परमार ही राजा भोज के नाम से प्रसिद्ध हुए। राजा भोज अपनी दानशीलता, विद्यानुराग और विजयों के लिए भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। उनके दरबार में अनेक विद्वान हैं वो आश्रय पाते थे, जैसे वररुचि, सुबंधु, राजशेखर, मेरुतुंग, वल्लभ। अनेक दरबारी इनके दरबार में थे जो विद्वान थे। राजा भोज परमार स्वयं भी एक बहुत बड़े विद्वान थे और कवि थे। उन्होंने सरस्वती कंठाभरण, राज मृगांक, सम्रांगण, श्रृंगार मंजरी, कुर्म शतक आदि अनेक ग्रंथ लिखे। और जब उनकी मृत्यु हो गई तब ये कहा गया था अदय धरा निरालंबा सरस्वती, यानी अब जो धरा है और सरस्वती है वो विद्या से, विद्वानों से रहित हो गई है। तो ये राजा भोज कौन थे, क्या थे? ठीक है, ऐसा माना जाता है कि राजा भोज परमार वंश के 9वें राजा हुए हैं और मध्य प्रदेश के मालवा में इन्होंने धारा नगरी या धार नगरी की स्थापना की थी। ठीक है, और ये धार नगरी या धारा नगरी लगभग 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक है वो स्थापित अच्छी तरह से रही थी। भोज ने अपने जीवन काल में काफ़ी युद्ध लड़े और अनेक युद्धों में इन्होंने जीत प्राप्त की। ऐसा माना जाता है इन्होंने लगभग 1000 ईस्वी के पश्चात लगभग 50 वर्षों तक, 55 वर्षों तक शासन किया बताते हैं। इसलिए कहते हैं कि इतने लंबे समय के अंदर इनका अधिकांश जो जीवन है वो युद्ध क्षेत्र में बीता और उन्होंने अपने राज्य की उन्नति में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दी और अपने राज्य को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया था। कहते हैं इन्होंने अनेक मंदिर बनवाए, लेकिन आज उनमें से नाम मात्र के हैं। वर्तमान जो मध्य प्रदेश है उसकी राजधानी है भोपाल और कहते हैं कि भोपाल को राजा भोज ने ही बसाया था और उस वक्त उसका नाम कहते हैं भोजपाल नगर था और वही भोजपाल नगर कालांतर में भोपाल नाम से प्रचलित हो गया। राजा भोज जो विद्वान थे उनको धर्म, खगोल विद्या, कला, भवन निर्माण, काव्य, औषध शास्त्र आदि विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी थी और अनेक विषयों पर उन्होंने काव्य भी लिखा है। जब इनका शासनकाल था तब कहा जाता था अदय धरा सदा धरा सदा लंबा सरस्वती पंडिता मंडिता सर्वे भोजराजे भुवि स्थिते, यानी आज जब भोजराज इस धरती पर हैं तब तक धारा नगरी है वो सदा धारा है और सरस्वती को सदा आलंब मिला हुआ है और सभी पंडित है वो आदत हैं, यानी सभी यहाँ सुखी से हैं। ये कब की बात है? जब कौन मौजूद है? जब तक भोज परमार मौजूद है। राजा भोज के बारे में अक्सर एक कहावत सुनी जाती है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। इस कहावत के बारे में भी कैसे चली उसके बारे में भी कोई कथा आती है। यानी इस कथा के अनुसार जब कलचूरी नरेश और चालुक्य नरेश दोनों मिलकर राजा भोज को युद्ध में हराने की योजना बनाते हैं, लेकिन कलचूरी नरेश और चालुक्य नरेश दोनों ही राजा भोज को हराने में नाकामयाब रह जाते हैं। तब लोगों ने एक कहावत चलाई थी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गांगेय तेलंग। ये जो गांगेय तेलंग है तो वो गांगेय तो कलचूरी नरेश के लिए लिया गया और तेलंग है वो
चालुक्य नरेश के लिए शब्द लिया गया। तो तभी से ये था राजा भोज कहाँ गांगे तेलंग, और बाद में हमने इसको बदल कर क्या कर दिया, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। राजा भोज परमार के बारे में भोज प्रबंध नामक रचना से काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इससे पता चलता है कि धारा नगरी के सिंधुल नामक राजा के ये पुत्र थे और इनकी माता का नाम सावित्री था। और कहते हैं कि जब राजा भोज 5 साल के थे तभी इनके पिता अपना राज्य और उनके पालन पोषण का भार अपने भाई मुंज पर छोड़कर स्वर्गवासी हो गए। यानी इनके पिता का साया इनके सर से 5 साल की आयु में ही हट गया था, और ये किसके लालन पालन में आ गए थे, मुंज के, जो कि इनके चाचा या ताऊ थे। अब मुंज है, उनको राज्य का लालच आ गया और वो चाहते थे कि इनको मार दिया जाए। किसको? मुंज परमार चाहते थे कि राजा भोज को मार दिया जाए। इसलिए राजा भोज को मारने के लिए उन्होंने बंगाल से वत्सराज को बुलाया। ठीक है, वत्सराज उस समय प्रतिहार शासक थे और उनको ये कार्य सौंपा कि वो राजा भोज है उसको मार दें। लेकिन वत्सराज है वो किसी बहाने से देवी के सामने जब भोज को बलि देने के लिए ले गए तो भोज को वहाँ पता चल जाता है कि यहाँ वत्सराज उनको बलि देने के लिए लाए हैं। तब वो क्या करते हैं, राजा भोज अपनी जांघ चीरते हैं और उससे जो रक्त निकलता है उस रक्त से वो बढ़ के एक बड़े पत्ते पर 2 श्लोक लिख देते हैं और श्लोक लिखकर वत्सराज को देते हैं कि जाओ और ये मुंज को दे देना। उस समय वत्सराज है वो इतनी साहस नहीं कर पाता कि वो भोज की हत्या कर दे, और वो क्या करता है कि वो भोज को छिपा देता है। और वत्सराज अब भोज को छिपाकर मुंज के पास पहुंचता है और एक कृत्रिम कटा हुआ सिर ले जाता है, और वहां जाकर वत्सराज भोज के श्लोक लिखे हुए वो पत्ता मुंज को देता है। मुंज जब ये पढ़ता है तो उसे बहुत ज़्यादा पश्चाताप होता है। मुंज के इस विलाप को देखकर वत्सराज उन्हें असली बात बता देते हैं और भोज को लाकर वो मुंज के सामने खड़ा कर देते हैं। मुंज ने अब सारा राज्य भोज को दे दिया और खुद वन में चले गए थे। इस प्रकार राजा भोज ने राज्य को प्राप्त किया। ध्यान रहे, परमारों ने अपनी प्रारंभिक शक्ति है वो राजस्थान में आबू में स्थापित की थी और आरथुणा बांसवाड़ा इनकी राजधानी रही है। परमारों का शाब्दिक अर्थ होता है शत्रु को मारने वाला, और बाद में ये परमार यहाँ से मध्य प्रदेश चले गए और मालवा में मुख्य इनका राज्य स्थापित हुआ। माना जाता है कि राजा भोज सम्राट विक्रमादित्य के वंशज थे। वो विक्रमादित्य जिनके नाम से हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत चल रहा है। ठीक है, तो उन्हीं के परिवार से माने गए, क्योंकि इनके बारे में जानकारी हमें सिंहासन बत्तीसी या विक्रम तृत से मिलती है। ये सिंहासन बत्तीसी और विक्रम तृत के बारे में मैंने जब राजा विक्रमादित्य के बारे में बताया था तब भी बता दिया था। यहाँ मैं उसका थोड़ा सा ही उल्लेख करूँगा। मानते हैं कि जो सिंहासन बत्तीसी है और विक्रम चरित जैसी जो रचनाएं हैं, इन कथाओं में राजा भोज का भी अपना अलग अंदाज है या उनका भी रोल है। कहते हैं कि जो इंद्र ने विक्रमादित्य को न्याय के लिए बुलाया था स्वर्ग में और 32 पुतलियां दी थी जो अभिशप्त थी, ठीक है, जो बोल सकती थी, वो 32 पुतलियां जो सिंहासन में लगी थी, उस 32 पुतलियों द्वारा 32 कथाएं सुनाई गई जो राजा भोज को सुनाई गई, और राजा भोज है उनका जवाब देते रहे और वो बाद में सिंहासन पर बैठने में कामयाब हुए थे। क्यों कि ऐसा माना जाता है कि राजा भोज जब वो बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय थे, लेकिन उनको पता चला कि उनके राज्य में एक अनपढ़ चरवाहा है और वो लोगों का न्याय करता है और लोग उससे न्याय करवाते हैं और उससे न्याय करवा कर खुश हैं। तो वो उसकी जांच पड़ताल करने के जब उसके पास जाते हैं तो वो बताता है कि मैं जब इस टिल्ले पर चढ़ता हूँ तो खुद ब खुद मेरे से न्याय हो जाता है। तो राजा भोज क्या करते हैं, उस टिल्ले को खुदवाते हैं और खुदवाते हैं तो नीचे वो क्या निकलता है, एक सिंहासन निकलता है। उस सिंहासन में 32 पुतलियाँ लगी थी, कीमती रत्न भी उसमें जड़े हुए थे, और जब राजा भोज उस पर बैठने का प्रयास करते हैं तो वो पुतलियाँ बोल पड़ती है कि इस पे कोई दयाशील
दानवीर, विद्वान, सचरित्र व्यक्ति ही बैठ सकता है, दूसरा नहीं बैठ सकता। और वो पुतलियाँ एक एक करके एक एक कथा है वो सुनाती है राजा भोज को, और राजा भोज उनका एक एक करके जवाब देते हैं, और देते हैं तो वो सही जवाब होता है और न्याय से संबंधित वो जवाब होते हैं। और राजा भोज भी क्या होते हैं, वो उस सिंहासन पर बैठने के काबिल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये मूर्तियाँ राजा भोज से अलग अलग कहानियाँ सुनाकर उसको सिंहासन दे देती हैं या सिंहासन बैठने के लायक मान लेती है। इस प्रकार सिंहासन जो राजा विक्रमादित्य का है, तो वो राजा विक्रमादित्य थे, उसमें जो गुण थे वो गुण किस में निकले, वो राजा भोज में निकले, इसीलिए वो वहाँ तक बैठ पाए। अब जहाँ तक राजा भोज है उनके साम्राज्य की बात है, तो हमें उनके साम्राज्य के बारे में ग्वालियर प्रशस्ति से पता चलता है कि भोज का राज्य उत्तर में हिमालय से और दक्षिण में मलयांचल तक और पूर्व में उदयाचल से पश्चिम में अस्ताचल तक फैला हुआ था। इस प्रकार जो सम्राट भोज है उनका जो राज्य था वो काफ़ी लंबे क्षेत्र तक फैला हुआ था। आधुनिक राजस्थान, गुजरात, मालवा, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों की बात करें तो इन सब में उस वक्त किसका राज्य था, भोज का ही राज्य था। ठीक है, और भोज के राज्य के संदर्भ में जब ज़्यादा जानकारी मिलती है तो ग्वालियर प्रशस्ति से मिलती है। इसके अलावा भोज खुद बहुत बड़े विद्वान थे, प्रतापी भी थे, एक तरह से वो एक विद्वान थे और दार्शनिक ज्योतिषी भी थे। तो उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, कहीं कहीं आता है कि उन्होंने लगभग 68 ग्रंथों की रचना की थी। और उनकी पत्नी थी लीलावती, वो खुद भी एक विदुषी महिला थी। भोज की दानशीलता के बारे में भी काफ़ी चर्चाएं आती है। जिस प्रकार विक्रमादित्य की दानशीलता और न्यायप्रियता की बात की जाती है, उसी तरीके से भोज की भी दान कीर्ति की प्रशंसा की जाती है। और भोज की दान कीर्ति के बारे में हमें बल्लाल सेन की रचना भोज प्रबंध से, कल्हण की रचना रातरंगिणी से और विल्हण की रचना विक्रमांक देव चरित्र से हमें इनकी दानशीलता के बारे में पता चलता है। और ये पता चलता है इनसे कि इनके बराबर कोई दान देने वाला नहीं है। को माना जाता है कि जो विद्वान दूसरे राजाओं के दरबार में रहा करते थे, वो अपने राजा की विद्वता और दानशीलता है उसको दिखलाने के लिए उसकी तुलना राजा भोज से ही किया करते थे। राजा भोज है, उनके बारे में भी ये कहावत है या ये माना जाता है कि इस्लामी आक्रमणकारियों से इन्होंने बहुत संघर्ष किया था, और ज़्यादातर इनका संघर्ष है वो अफ़गानी इस्लामी आक्रमणकारियों से हुआ था। और राजा भोज ने सदैव हिंदुत्व के उत्थान के लिए प्रयास किया। अनेक भारतीय इतिहासकारों का मानना है कि जब महमूद गजनवी ने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके उसे पूरी तरह से लूट लिया था, उस समय भी इस क्षेत्र के अंदर भोज है वो शासन कर रहे थे। जब उन्हें इस बात की खबर लगी तो उन्होंने अनेक हिंदू राजाओं और सेनाओं के साथ मिलकर महमूद गजनवी पर आक्रमण किया और उसे यहाँ से भगाया था। तो इस प्रकार बहुत से अन्य इस्लामी आक्रमणकारियों को भी इन्होंने यहाँ से भगाया और भारत पर हावी होने से उनको रोक दिया था। राजा भोज के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बहुत सी उपलब्धियां हासिल की, जिनमें इसका साहित्य ताम्रपत्र और शिलालेख के जरिए हमें प्रमाण के रूप में मिलते हैं। महाराजा भोज ने मध्य प्रदेश की वर्तमान राजधानी जो आज भोपाल है, जो कभी भोजपुर के नाम से प्रचलित था, उसे राजा भोज ने ही बसाया था। इसके अलावा महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण महाराजा भोज की देन माना गया है, और ये महाकालेश्वर मंदिर है वो 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। भोज ने भोजपुर में शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया था, जो अपनी शिल्पकला और विशेष पत्थरों की नक्काशी के लिए पूरे विश्व में अलग ही रूप से जाना जाता है। कहते हैं कि भोज हिंदू धर्म के शूरवीर और महान राजा थे, लेकिन अपनी मृत्यु के पहले अपने आखिरी दिनों में उन्हें चालुक्य वंश और अन्य वंश के राजाओं से पराजय का सामना करना पड़ा था। सन 1060 ईस्वी के आसपास राजा चालुक्य के साथ इनका युद्ध हुआ। इस युद्ध में भोज को पराजय का सामना करना पड़ा और उनका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया और उनकी मृत्यु
हो गई। इस प्रकार राजा भोज का ये जीवन काल समाप्त हुआ और उनकी मृत्यु पर कहा